काइनेटिक एनर्जी बेटा हमेशा पॉजिटिव होती है, हाइट बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ठीक है, एक बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, बॉडी स्लो होती जाएगी धीरे धीरे, एट द मैक्सिमम हाइट उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी बिकॉज इट विल स्टॉप। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो ये आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले वाला जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए है। दूसरा वाला और तीसरे वाले जो टर्म्स हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी के लिए और एक टोटल एनर्जी के लिए, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों मैंने यहाँ बना दी। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, दिस रेशियो इज 2। यहाँ खत्म किया था हमने कल क्लास। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज डबल ऑफ द टोटल एनर्जी। नाउ द क्वेश्चन इज, इन दोनों में से पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है और टोटल कौन सी है? ये कौन सी है और ये रिवर्स बोल दिया। जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा ज्यादा होती है पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ दिख रहा है डबल, बट एक्चुअली तो पोटेंशियल एनर्जी कम है टोटल एनर्जी से। तो 2 और 3 में से लेसर वैल्यू कौन सी है? 3। -8 बड़ा है -4? -4 बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ी है ना। तो दिस इज टोटल एनर्जी, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, डबल का नेगेटिव है, ये अगर -2 है तो ये -4 है। ठीक है, बनाओ। मैंने कहा हो गया? वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमेशा वेटलेसनेस होती है। और कहां पर आपने वेटलेसनेस को ऑब्जर्व किया हुआ या कहां पड़ा हुआ वेटलेसनेस? एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेटलेसनेस होती है। और इन ए फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट देयर इज वेटलेसनेस। अगर कोई लिफ्ट फ्रीली फॉल कर रही है तो उस लिफ्ट के अंदर भी वेटलेसनेस होती है। इनफैक्ट जो सैटेलाइट है, मान लीजिए बेटा ये अर्थ है और हम किसी अर्थ सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। ये कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो ये जो सैटेलाइट होता है ये हमेशा एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इनफैक्ट कोई भी सैटेलाइट, ए सैटेलाइट इज always a freely falling object. Therefore, in an artificial satellite, there is always weightlessness. सैटेलाइट हमेशा एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, जस्ट लाइक ए फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। सो इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमेशा वेटलेसनेस होती है। कैसे फ्रीली फॉलिंग है, पहले थोड़ा थ्योरेटिकली देखो। किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के
अंदर हमेशा वेटलेसनेस होगी। मान लो ये सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट का मास है m, स्मॉल m, एंड वी आर टेकिंग कैपिटल M एज द मास ऑफ प्लेनेट अर्थ। और ये ऑर्बिट का जो रेडियस है अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट तक जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। इस सैटेलाइट की वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। बेटा इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण सर्कुलर मोशन में कि जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल होती है। इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के कारण ये सैटेलाइट यहां जाना था, बट ग्रेविटी के कारण क्या हो गया? यहां पर गिर गया। मतलब यहां से जाने के बजाय इट फॉल्स, फिर ऐसे जाना था, ऐसे है, अगेन यहां पहुंचने के बजाय इट फॉल्स हेयर। बेटा मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस होती है। ठीक है, थ्योरेटिकली अगर आपको एक लाइन में बताना है कि सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस क्यों होती है, तो उसका क्लियर कट वन सिंगल स्टेटमेंट कि सैटेलाइट एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस होती है। इनफैक्ट किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अंदर वेटलेसनेस होती है, जैसे किसी लिफ्ट के अंदर वेटलेसनेस होती है हमेशा। मान लो ये एक सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑर्बिट का रेडियस है r, इस सैटेलाइट का मास है m, a satellite of mass m is revolving in a circular orbit of radius r। उस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस है r, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r किसके बराबर होगी? gmm बाय r स्क्वायर। m और m कट जाएगा, r नहीं कैंसिल करना, v स्क्वायर बाय r फाइंड कर लेते हैं। v स्क्वायर बाय r क्या हो जाएगा? gm बाय r स्क्वायर। पहले भी पढ़ी इक्वेशन ये वाली जब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और इसको इक्वेट किया था, ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। अब देखो वेटलेसनेस का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सैटेलाइट के अंदर है उसका इफेक्टिव वेट 0 है। सपोज देयर इज ए पर्सन स्टैंडिंग इनसाइड द सैटेलाइट एंड वो खड़ा है यहाँ फ्लोर के ऊपर, ठीक है, उस आदमी का जो मास है वो है m डैश। ए पर्सन ऑफ मास m डैश is standing on the floor of the satellite. There is a person जिसका मास m डैश है and that person is standing on the floor of the satellite। ठीक है, यहां अब कटेगा नहीं काट रहा, वी स्क्वायर बाय आर एक फॉर्मूला यूज करेंगे बाद में। अब देखो अगर इसका मास है m डैश, दिस पर्सन एंड इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट, तो वेट हुआ बेटा कितना? mg होता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। g क्या है? बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो यहां फोर्स कितनी लगेगी? g m इंटू एम डैश बाय आर स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो ये mg ही है, ये m डैश इंटू जी है क्योंकि ये g है। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन r ऊपर की तरफ, और नेट फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स इस आदमी के ऊपर भी है बिकॉज दिस इज आल्सो रिवॉल्विंग इन द पार्ट, दिस सर्कुलर पार्ट। तो इसलिए अगर ये
पर्सन जिसका मास m डैश है, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द सैटेलाइट, तो ये है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ क्या लिखेंगे, जी एम डैश बाय आर स्क्वायर, एम जी है ये, माइनस आर इज इक्वल टू एम डैश इंटू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, देखो सर्कुलर मोशन में, एक फोर्स इधर लग रही है एक इधर, बट ये घूम रहा है, तो क्या लिखते हैं, F1 माइनस F2 इज एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होती है, इसका मतलब इन दोनों में से जो सेंटर की तरफ फोर्स है कौन सी है, वो वेट इसका, दैट इज अ बिगर फोर्स, सो जी एम डैश बाय आर स्क्वायर माइनस आर, आर क्या है यहाँ, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर। व्हाट इज आर, नॉर्मल रिएक्शन, किसका नॉर्मल रिएक्शन, ऑफ द फ्लोर, फ्लोर ऑफ सैटेलाइट। फिर यहां आ जाएगा बेटा आपके पास जी एम डैश बाय आर स्क्वायर माइनस आर इक्वल टू एम डैश इंटू वी स्क्वायर बाय आर का वैल्यू डाल दो इक्वेशन 1 से, इसलिए वहां आर कैंसिल नहीं किया था, तो वी स्क्वायर बाय आर का वैल्यू क्या है, जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये नेगेटिव आर उधर शिफ्ट कर देंगे, तो जी एम इंटू एम डैश बाय आर स्क्वायर माइनस जी एम इंटू एम डैश बाय आर स्क्वायर, ये इधर आगे नेगेटिव, इक्वल टू आर, ये तो जीरो हो गया, इट मीन्स दैट आर इज इक्वल टू जीरो। और आर जीरो होना मतलब therefore the apparent weight of the person inside the satellite is zero. Apparent weight of the person inside the satellite is zero, so that means there is weightlessness. लिखो, देखो जो वेटलेसनेस है दैट इज नॉट अ गुड थिंग, स्पेशली इनसाइड द सैटेलाइट। वेटलेसनेस के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वेटलेसनेस के कारण हम कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जिसमें पेंडुलम इन्वॉल्व हो, बिकॉज द पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट। आपको पता है एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। इनसाइड द सैटेलाइट जब ये जी जीरो हो गया, इफेक्टिव वेट जीरो हो गया, तो टाइम पीरियड विल बिकम इनफाइनाइट। और टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का मतलब अगर पेंडुलम को एक बार हम डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो वो वापस कभी भी नहीं आएगा। टाइम पीरियड इनफाइनाइट होने का मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो। ठीक है, तो पेंडुलम क्लॉक विल नॉट वर्क इनसाइड अ सैटेलाइट बिकॉज इनसाइड अ सैटेलाइट देयर इज वेटलेसनेस। इसके अलावा इफ देयर आर सम एस्ट्रोनॉट्स इनसाइड द सैटेलाइट, उनको भी बड़ी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मतलब दे आर नॉट वेरी हेल्दी इनसाइड द सैटेलाइट, क्योंकि इस वेटलेसनेस के कारण क्या होता है, ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ ज्यादा होता है हमेशा। वेटलेसनेस के कारण क्या होता है, किसी भी बॉडी का इफेक्टिव वेट जीरो, सो उनका जो हेड है उसमें ब्लड ज्यादा रहता है और फुट में कम हो जाता है, पाँव ऐसे सूज जाते हैं उनके बिकॉज ऑफ लेस ब्लड, एंड उनकी जो हेल्थ है दैट्स नॉट वेरी गुड एंड दे बिकम वेरी वीक। एक तो वेटलेसनेस है, दूसरा इस वेटलेसनेस के कारण दे कैन नॉट हैव फूड इन ए प्रॉपर वे। सो नॉर्मली क्या करते हैं, दे पुट इंजेक्शंस अपनी बॉडी के कार्बोहाइड्रेट्स या न्यूट्रिएंट्स का वो जो कमी है पूरा करने के लिए इंजेक्शन लगा दिया, बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन कि चपाती बनाएंगे और उसके ऊपर रखेंगे तवे के ऊपर, चपाती उड़ जाएगी ऊपर। ठीक है, अर्लियर व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू हैव फूड इन लाइक फ्लूइडिक फॉर्म, उसको टूथपेस्ट जैसी ट्यूब में डाल के ले जाते थे, मुंह में रखते थे, प्रेस कर देते थे, चल। ठीक है, तो उनकी हेल्थ जो है दैट बिकम्स वेरी वीक इनसाइड द सैटेलाइट। इसके अलावा बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम्स, जहां जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिक्वायरमेंट है वो सब फेल हो जाता है। सो वेटलेसनेस इज एक्चुअली ए प्रॉब्लम, बट हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज देयर बिकॉज सैटेलाइट इज ऑलवेज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इसलिए कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिक्वायरमेंट होता है वो वहां फेल, एंड मोर ओवर हेल्थ आल्सो गोज डाउन, राइट। तो हेल्थ की भी परवाह नहीं करते वो लोग, एंड दे कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग द थिंग्स, एंड आफ्टर सम टाइम दे sometimes the astronaut dies also inside the satellite because of such problems.
ठीक है, तो सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस होना इज ए प्रॉब्लम. देन वी हैव अनदर काइंड ऑफ सैटेलाइट्स जिन्हें बोलते हैं बेटा पोलर सैटेलाइट्स. देखो ये अर्थ है, सपोज बात नहीं भाई, अगर कोई सैटेलाइट इस ऑर्बिट में है, 3 डायमेंशन समझो, ये अर्थ अपने एक्सिस में रोटेट भी कर रही है, एज वेल एज ये सन के अराउंड रिवॉल्व भी हो रही है, और सैटेलाइट पोलर एक्सिस में घूम रहा है. जो पोलर सैटेलाइट्स होते हैं ये पोलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं. और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो इक्वेटोरियल प्लेन में होता है. इक्वेटोरियल प्लेन हुआ, अगर पूरा अर्थ के हिसाब से इधर से ही बता दूं तो ये हुआ इक्वेटोरियल प्लेन. एक सबसे बड़ा सर्कल जो ग्लोब के ऊपर बनता है उस सर्कल को इक्वेटर बोलते हैं. ठीक है, एक ऐसी लाइन जो उस ग्लोब को 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है. और इक्वेटोरियल प्लेन क्या हुआ, ये अलोंग द इक्वेटर जो प्लेन होगा उसे इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं. हमारे जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इस इक्वेटोरियल प्लेन में होते हैं. ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, बट वो रिवॉल्व करते हैं इन द इक्वेटोरियल प्लेन. तभी तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स, उतना इसका भी होगा एवरी टाइम. हमारे जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो वहीं पे देखेगा जहां से अभी पहले ट्रांसमिट किया था, रिसेप्शन भी वहीं से होगा. लेकिन जो पोलर ऑर्बिट होता है या जो पोलर सैटेलाइट को ऑर्बिट होता है, दीज पोलर सैटेलाइट्स आर एक्चुअली लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट्स. लो अल्टीट्यूड का मतलब है इनकी जो हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो बहुत कम है, 200 किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर के बीच में हो सकती है. आल्दो है तो ये भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है अगर हम डेली लाइफ डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, लेकिन जियो स्टेशनरी के कंपैरिजन में ये बहुत कम डिस्टेंस है. तो पोलर सैटेलाइट्स आर लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट्स, और एक पोलर सैटेलाइट से हम पूरी अर्थ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. पोलर सैटेलाइट्स का मेन यूज है रिमोट सेंसिंग. रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से सेंस करना, दूर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना विदाउट एक्चुअली गोइंग देयर. तो ये पोलर सैटेलाइट्स में क्या होता है, वेरी हाई रेजोल्यूशन कैमराज आर फिटेड. तो वो कैमरा क्या करते हैं, क्लिक करते रहते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्पॉट्स. और एक सैटेलाइट कैसे पूरी अर्थ को कंप्लीट कवर करता है देखना. ये अर्थ अपनी एक्सिस में रोटेट कर रही है, तो पोलर सैटेलाइट ऐसे आया, पहले इधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आएगा तो किसी और स्पॉट का इंफॉर्मेशन लेगा. उसका ऑर्बिट फिक्स है, लेकिन अर्थ का ऑर्बिट फिक्स नहीं है. अर्थ का रोटेशन होता जा रहा है. तो पहले ऐसे समझ लो, एक सेकंड के लिए अर्थ स्टेशनरी मान लेते हैं, पहले आया ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई. ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आया तो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, फिर नेक्स्ट टाइम आएगा, तो इट विल कीप ऑन ऑर्बिटिंग. एंड अर्थ की अपनी एक्सिस में जो रोटेशन होती है उस रोटेशन के कारण पूरा सरफेस, ठीक है, इसका जो ऑर्बिट है वो पोलर ऑर्बिट होता है. ठीक है, और अर्थ का जो रोटेशन है वो अबाउट दिस लाइन होती है जो पोल से पास करती है. तो इस ऑर्बिट को पोलर ऑर्बिट बोलते हैं. ये जो ऑर्बिट है इसे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं, या इसे इक्वेटोरियल ऑर्बिट भी बोलते हैं. ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट्स आर एक्चुअली फॉर द पर्पज ऑफ रिमोट सेंसिंग. ठीक है, मे बी पोल्स की जो रीजन है, पोलर रीजन जो है, वहां की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि वहां थ्रू आउट द ईयर सीजन कैसे चेंज हुआ, वहां वेजिटेशन कैसी है, या वहां की लाइफ कैसी है, वहां किस तरह के एनिमल्स हैं और उनका डेली रूटीन क्या है, और ओवर ए लाइक चेंज इन सीजन उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज होता है. या इन्हीं पोलर सैटेलाइट की हेल्प से वी कैन लोकेट सम पोटेंशियल फिशिंग जोन्स आल्सो. एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी इज कॉल्ड रिमोट सेंसिंग. सो ये एक फोटोग्राफी करने के लिए पोलर सैटेलाइट्स को हम यूज करते हैं. ठीक है, ये हो गया बेटा अबाउट द सैटेलाइट मोशन. उसके बाद वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्लेनेटरी मोशन.
जिस तरह से एक सैटेलाइट का रिलेशन किसी प्लेनेट के साथ है, इसी तरह से एक प्लेनेट का रिलेशन विद द स्टार्स होता है। ठीक है, डिफरेंट स्टार्स हैव देयर ओन सिस्टम्स, लाइक वी आर इन सन्स फैमिली और अर्थ इज ए पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसमें के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द सन। तो प्लैनेटरी मोशन का जो कॉन्सेप्ट था, दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय ए साइंटिस्ट जिनका नाम था टाइको ब्रे। इनफैक्ट एक्सप्लेन नहीं किया था इन्होंने खाली ऑब्जर्व किया था। टाइको ब्रे एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो जिनका लाइक ये दिस वाज हिज हॉबी टू वॉच डिफरेंट हेवनली बॉडीज, एंड ही स्पेंट 20 years एवरी नाइट एवरी डे ही यूज टू हैव ए टेलीस्कोप, और वो इन्हीं को ऑब्जर्व करते रहते थे, डिफरेंट प्लैनेट्स और डिफरेंट स्टार्स की पोजीशन को। ठीक है, दिस वाज हिज पैशन। लेकिन उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, उन ऑब्जर्वेशंस को उन्होंने कभी भी कंपाइल नहीं कर पाए। मतलब वो जो भी नोट करते रहे, जैसे कोई आज अगर मरकरी यहाँ दिख रहा है या वीनस यहाँ दिख रहा है, तो दोबारा यहाँ दिखेगा हो सकता है 4 साल बाद, तो वो उसको भी नोट कर देते थे आज यहाँ, तो 4 years के बाद या 6 years के बाद या 5.5 साल के बाद फिर इसकी पोजीशन यहीं पे है। तो क्योंकि कोई भी अभी तक हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो फिजिकली कहीं जाके थोड़ी ना देखी, कि कोई गया होगा उसने देखा होगा सन ये घूम रहे हैं देखो सारे, तो उसने आगे लिख दिया ये देखो। दिस ऑल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस। तो ऐसे टाइको ब्रे ने भी बड़ी सारी ऑब्जर्वेशंस करी, एंड ही यूज्ड टू राइट हिज ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, स्पेंड 20 years, इज अ बिग टाइम, बट उन सारी ऑब्जर्वेशंस को कंपाइल करने से पहले ही डाइड। डेथ पे कोई कंट्रोल नहीं किसी का। देन टाइको ब्रे के एक असिस्टेंट थे जॉनेस कैपलर नाम के। तो फिर कैपलर ने क्या किया, कैपलर वाज हिज असिस्टेंट, कैपलर ने उन सब चीजों को कंपाइल किया और उस कंपाइलेशन को प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ 3 लॉज। उन 3 लॉज को कैपलर लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन बोलते हैं। उसमें कैपलर का भी कंट्रीब्यूशन था, बट मेजर जो स्टार्ट था, इनिशिएशन था, वो टाइको ब्रे ने किया। बट कैपलर लॉज बोले जाते हैं, कैपलर लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। देखो बड़ी सारी थ्योरीज हैं बेसिकली, हम तो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं एज ए चैप्टर, अदरवाइज इट्स ए फुल फ्लेज सब्जेक्ट। बहुत सारी थ्योरीज हैं। देयर इज ए थ्योरी विच इज जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, जो कोपरनिक से पहले इट वाज इन एग्जिस्टेंस, कि अर्थ जो है जैसे नॉर्मली अभी हमें ऑब्जर्व होता है, अर्लियर पीपल यूज टू थिंक लाइक दिस कि अर्थ सेंटर पे है और सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन रिवॉल्व करते हैं। एवरी मॉर्निंग वी सी सन इज हियर एंड एवरी इवनिंग इट इज हियर। इट अपीयर्स कि सन पूरा घूम के चला गया अराउंड अर्थ। बट कोपरनिक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे एक थ्योरी दी, उसे बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियो मीन्स सन, एंड कोपरनिक्स वाज पनिश्ड एट दैट टाइम बाय द चर्च, कि ऐसे कैसे तूने चर्च के अगेंस्ट बोल दिया, बिकॉज द क्रिश्चियंस बिलीव्ड इन जियोसेंट्रिक थ्योरी। उन्होंने मार दिया उसको, पत्थर मार मार के, ही वाज डेड। ठीक है, उसको पनिशमेंट मिली थी। लेकिन उसके बाद बड़ी सारी थ्योरीज और आई, और फाइनली ये कंक्लूजन निकला कि दिस वर्ल्ड इज नॉट, दिस यूनिवर्स इज नॉट आवर यूनिवर्स, देयर आर मिलियंस ऑफ अदर यूनिवर्सेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा एक सिस्टम है, हो सकता है पता नहीं कितनी ऐसी ऐसी बहुत सारी और भी अर्थ हो और बड़े सारे ऐसे लोग भी हों। देयर इज नोबडी कैन डिनाई कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो थ्योरी है जिसको हम मान के चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियो मीन्स सन, सन सेंट्रिक थ्योरी, जिसमें यह बोला गया कि सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, एंड ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। ऐसा बोला जाता था पहले। लेकिन टाइको ब्रे और कैपलर के जो कंट्रीब्यूशन था, उसके बेसिस पे जो पहला लॉ है, वो इस चीज का वायलेशन है। सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होते, इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं बेटा। इट सेज कि किसी भी प्लेनेट का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन, वो एलिप्टिकल होता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल। और एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है, जो डिस्टेंस है
प्लेनेट का फ्रॉम द सन दैट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी टाइम। अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो हर बार सेम रहना चाहिए डिस्टेंस, बट टाइको ब्रे ने ऑब्जर्व किया कि हर बार वो सेम नहीं रहता है डिस्टेंस। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं उनका ऑर्बिट सन के अराउंड जो है वो एलिप्टिकल होता है। समटाइम्स द प्लैनेट इज वेरी क्लोज टू द सन एंड समटाइम्स इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट को पैरिगी बोलते हैं, और सबसे जो दूर वाला पॉइंट है जैसे ये, इसको एपोगी बोलते हैं, फारदेस्ट पॉइंट पैरिगी। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या है? इट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। इट सेज द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन is elliptical in shape and sun remains at one of the focus। फोकस का प्लूरल है फोकाई। आपने स्टेटमेंट लिखनी है फर्स्ट लॉ की, लिख ले। द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज elliptical। द ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज elliptical in shape with sun at one of the foci। ये सन planet can be here, anywhere। With sun at one of the फोकाई। फोकस का प्लूरल है। एलिप्स के फोकस होते हैं। अब मैं बता रहा हूं थोड़ा एलिप्स के बारे में। बेटा एलिप्स का 3 डायमेंशनल इक्विवेलेंट है ओवल। जैसे सर्कल, स्फीयर। सर्कल 2 डायमेंशनल है और स्फीयर 3D है। ऐसे जो एग का शेप है दैट इज ओवल, बट उसी ओवल का 2D वर्जन जो है वो एलिप्स है। ठीक है, जो 2 लाइंस हम बना सकते हैं इस एलिप्स में जो आपस में परपेंडिकुलर है और एलिप्स के सेंटर से निकल रही हैं। जो बड़ी वाली लाइन है इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो छोटी वाली लाइन है दैट इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस। ये सेंटर ऑफ द एलिप्स, सन इज समवेयर हियर, सेंटर पे नहीं है एलिप्स के। अगर ये बेटा ओ ए और बी ले लो, ओ ए को बोलते हैं मेजर एक्सिस का हाफ है, इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और ओ बी सेमी माइनर एक्सिस। यहां जितनी भी लाइंस बनाएंगे बेटा ऐसे, जहां जहां ये इंटरसेक्शन हो रही है उन सब पॉइंट्स को फोकस बोलते हैं। और सन भी इसी तरह के किसी एक फोकस पे होता है, वन ऑफ द फोकाई का ये मतलब हुआ। हो गया? दूसरा जो लॉ है बेटा उसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ एरिया। कल इनको प्रूव भी करेंगे हम, पहले स्टेटमेंट देख लो आज। दिस लॉ ऑफ एरिया सेज कि किसी भी प्लेनेट की जो एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी होता है बेटा डी ए बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। The aerial velocity of a planet around the sun is constant। इस स्टेटमेंट को समझ लो, इसको प्रूव करेंगे हम कल। मान लो ये सन है, सन से लेके प्लेनेट की पोजीशन तक अगर हम एक वेक्टर बनाए, से रेडियस वेक्टर बोलेंगे। मान लो अभी प्लेनेट यहाँ है P1 पोजीशन पे,
एंड आफ्टर सम मंथ्स प्लेनेट यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से अब रेडियस वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ये बना। तो ये एरिया स्वीप हुआ ऐसे, ठीक है, तो प्लेन एरिया स्वेप्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स। मान लो यहाँ से यहाँ जाने में 2 महीने लगे, कुछ महीनों के बाद प्लेनेट सपोज यहाँ P3 पे, और फिर 2 महीने बाद कहीं P4 पे पहुंचा। जितना टाइम यहाँ लिया मैंने उतना ही यहाँ लिया। तो अब so radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time। देखो क्या लिख रहा हूं, the radius vector drawn from the sun to the planet sweeps out equal areas in equal interval of time। यहां से यहां और यहां ये वाला एरिया बना, ठीक है। जितना टाइम ये वाला एरिया बनने में लगी उतना टाइम अगर इसमें लगेगा तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे, ठीक है। इसमें एरिया की बात हो रही है इसलिए इसको लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ रेडियस बड़ा, यहाँ छोटा हो गया, यहाँ और छोटा हो गया, यहाँ और छोटा हो गया, राइट। तो ऐसे लग रहा है कि ये वाला एरिया बड़ा होना चाहिए, बट एक्चुअली हम इस चीज को प्रूव करेंगे कल कि जब प्लेनेट दूर होता है तो वो स्लो मूव करता है, और जब प्लेनेट पास आता है तो वो फास्ट हो जाता है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब प्लेनेट यहाँ है ना तो ये आर्क छोटी बनेगी 2 महीने में, 2 महीने में ये वाली आर्क बड़ी बनती है। थर्ड लॉ जो है वो टाइम पीरियड की बात करता है, टाइम पीरियड की बात करेंगे, कल करेंगे। फोन ठीक है उधर ही जहाँ है।